जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग क्या पढ़ रहे थे, मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे और मुग़ल एम्पायर का ये हमारा अंतिम लेक्चर है। ठीक, इसके बाद हम लोग किस चैप्टर में घुसेंगे? उत्तर मुग़ल काल, लेटर मुग़ल पीरियड। ठीक, तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। फिर इसके बाद जब मैं लेक्चर पूरा पढ़ा लूँगा तो फिर आपका क्या काम है, आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, फिर कॉपी कलम बंद करके चिंतन मनन करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। यदि कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो फिर आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती हैं। किसी भी टॉपिक का यदि कंसेप्ट समझ लीजिए तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे आप तो कभी भूलेंगे नहीं, और केवल रटना है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मुग़ल कालीन चित्रकला पढ़े थे, और मुग़ल कालीन चित्रकला में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके आगे यही मनसबदारी व्यवस्था बच रहा है, तो मुग़ल कालीन एक तरह से मुग़ल काल समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा वही उत्तर मुग़ल काल, फिर अपना मेडिवल हिस्ट्री ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातचीत करने से अच्छा है कि हम लोग क्लास चालू ही करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था, तो ये व्यवस्था थी क्या? क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि व्यवस्था थी क्या। एक तरह से कहिए कि सेना, प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, मुग़ल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी रीढ़ थी ये मनसबदारी व्यवस्था। और जब यही मनसबदारी क्राइसिस होता है, मनसबदारी संकट आता है या मनसबदारी व्यवस्था डिटोरिएट होती है, तो फिर मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से बेस मानिए मुग़ल कालीन, क्योंकि मुग़ल काल में अब जान ही रहे हैं कि सेना, जिसके पास सेना है, बल है, मतलब प्रशासनिक क्षमता और सैनिक क्षमता जिसके पास है, वही मुग़ल काल में राजा बनता था। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किस मुग़ल बादशाह के समय हुई, किसने शुरू किया ये? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि बाबर, हुमायूं की स्थिति वही थी कि ये दोनों भी बिजी ही रहते थे, इन सब के पास उतना समय नहीं था। बाबर के पास तो समय ही नहीं था, युद्ध लड़ता रहा। हुमायूं के पास समय था लेकिन हुमायूं को शेर शाह सूरी ने खदेड़ दिया, तो वो बेचारा भाग गया, ईरान वन भाग गया था, तो उसके पास भी उतना समय नहीं मिल पाया। तो शुरुआत तो अकबर ने किया, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? अकबर ने की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो आपका सीधा सीधा आंसर है अकबर ने की। अच्छा, ये अकबर के दिमाग में ये आया कहाँ से? भाई, मुग़ल काल में अकबर ने ये मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत की तो कहीं से तो इसके दिमाग में आया होगा। इतना बड़ा तो इंटेलेक्चुअल, अकबर तो इंटेलेक्चुअल था, लेकिन ये कहीं से इसकी प्रेरणा थी, कहीं से ये प्रभावित था। तो मनसबदारी व्यवस्था जो ये सिस्टम लाया अकबर, ये मुग़ल काल के लिए एक नई व्यवस्था थी, एकदम नवीन थी, इसके पहले नहीं था ये। ठीक है, तो ये कहाँ से लाया अकबर? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगोलों में एक राजा था, मंगोल आक्रमणकारी एक था, चंगेज खां उसका नाम था। तो चंगेज खां ने अपनी सेना का डेवलपमेंट दशमलव पद्धति पर किया था, विकसित किया था। तो मंगोल में जो चंगेज खां था वो अपनी सेना का विकास जो है, सेना का जो डेवलप या सेना जो बनाया था, वो दशमलव पद्धति उसका बेस थी। ठीक, तो उसी दशमलव पद्धति से या कहिए कि मंगोलों से ये अपनी मनसबदारी व्यवस्था प्रभावित थी या प्रेरणा पाई थी, तो अकबर वहीं से इसको लाया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है
कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, अकबर ने लाया तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मंगोलों से मिली। मंगोलों में चंगेज खां। ठीक है। अब मनसबदारी, मनसब शब्द भी तो है, इसका भी तो मतलब समझना है। अच्छा, मनसबदारी में आप अकबर के बाद जब अकबर ने स्टार्ट किया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो जहांगीर ने कुछ चेंजेस किए, शाहजहां ने कुछ चेंजेस किए, और औरंगजेब तो उसको बहुत ही आगे बढ़ाया। लेकिन औरंगजेब के ही समय से, एक तरह से कहिए कि शुरू तो हो गया था जहांगीर के समय से ही मनसबदारी क्राइसिस, लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब तक कहानी इसकी ख़त्म हो जाती है और मुग़ल साम्राज्य का पतन भी चालू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। थोड़ा मैंने बोर्ड पे लिखा है कि मुग़ल काल में मनसबदारी व्यवस्था। अब देखिए, मैंने ये अभी इधर मत देखिएगा, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया, इसका क्या है ये देखिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अभी मैं मनसब और मनसबदारी दोनों बताऊंगा। बाबर के समय कोई स्थिति नहीं थी, जान ही रहे आप। बाबर युद्ध करते रह गए, हुमायूं बेचारे भाग गए, बहुत भाग्यवान थे कहने के लिए, लेकिन इनके इतना भागा कोई नहीं था। हुमायूं की इतना अभागा कोई नहीं था। हुमायूं का अर्थ ही होता है भाग्यवान, लेकिन इनके इतना अभागा कोई नहीं था। जिंदगी भर भागते रहे और भागते भागते निपट गए। तो इसके बाद अकबर आता है। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जैसा मैंने बताया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि शुरुआत किसने की, तो अकबर ने की। दूसरा क्वेश्चन पर इसकी प्रेरणा ये कहाँ से प्रभावित थी, तो मंगोलों से। कहाँ से? मंगोलों से। मंगोलों में भी किससे? चंगेज खां। चंगेज खां ने अपनी सेना का डेवलपमेंट दशमलव पद्धति से किया था, तो उसी पे आधारित थी। ठीक। अच्छा, अब अकबर के बाद क्या चेंजेज आए, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो पहले आइए इसको हम समझ लेते हैं कि मनसब होता क्या है, मनसब और मनसबदारी। तो इसको समझने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का पदों का एक पदानुक्रम समझते हैं, फिर उससे कंपेयर करके इसको समझेंगे। ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे छोटा पद कौन सा होता है? एक नॉर्मल में मान लीजिए तो किसका होता है? सबसे छोटा पद किसका होता है? पुलिस कांस्टेबल का। पुलिस कांस्टेबल सबसे छोटा पद। ठीक। उससे बड़ा पद, उससे बड़ा पुलिस कांस्टेबल से बड़ा कौन? हेड कांस्टेबल। समझ रहे होंगे। हेड कांस्टेबल से ऊपर, हेड कांस्टेबल से ऊपर कौन सा होगा? एएसआई। एएसआई। एएसआई से ऊपर कौन है? एसआई। एसआई से ऊपर कौन है? पीआई, इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक। पीआई से ऊपर कौन है? डीसीपी। डीसीपी, या इसको कहीं कहीं सीओ भी कहते हैं, डीसीपी। फिर डीसीपी के बाद एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी। फिर एडिशनल एसपी के बाद एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी, ऐसे फिर डीजीपी। ठीक। तो ये है इसकी हायरार्की। मैंने पुलिस कांस्टेबल से बड़ा हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, फिर पुलिस इंस्पेक्टर, फिर डीसीपी या सीओ, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी या एडीजी या नहीं, एडीजी और डीजीपी। डीजीपी सबसे ऊपर। तो डीजीपी का पोस्ट जो होता है पूरे प्रदेश का मालिक, किसका? पुलिस प्रशासन का। और सबसे छोटा पुलिस कांस्टेबल। अब देखिए, ये मैंने हायरार्की बता दी उत्तर प्रदेश पुलिस की, पुलिस प्रशासन की, ये हायरार्की है। अब इसी से समझना है। तो इनका जो, अब जैसे पुलिस कांस्टेबल है, तो पुलिस कांस्टेबल का एक छोटा सा एरिया होगा, कोई छोटा सा गांव, एक गांव होगा, छोटा सा एरिया। तो मान लीजिए इसका ये एरिया हो गया इसका।
हेड कांस्टेबल का उससे बड़ा एरिया होगा भाई। कहीं कांस्टेबल भी का कोई एरिया बटा होगा ना कि हाँ ये फला कांस्टेबल इस एरिया में ड्यूटी, वहाँ का पुलिस प्रशासन देखेगा, वहाँ की कानून व्यवस्था देखेगा। ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल जो उससे बड़ा हेड कांस्टेबल का, उससे बड़ा एएसआई का, इससे बड़ा एसआई का, फिर इससे बड़ा इंस्पेक्टर का, इससे बड़ा डीसीपी का, एडिशनल डीसीपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, सबसे बड़ा किसका हो गया? डीजीपी का हो गया। क्या क्षेत्र? तो डीजीपी का तो पूरा यूपी ही रहता है। तो ये देखिए क्या बढ़ रहा है, ये एरिया बढ़ती जा रही है। पहले एक छोटा सा गांव, पुलिस कांस्टेबल का एक गांव हो गया मान लीजिए, हेड कांस्टेबल। अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये हायरार्की जो मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको कंपेयर करके अभी आपको तब वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप इतना तो आप जानेंगे। अब देखिए, अब इनकी एरिया छोटी है तो इनके पास पावर भी कम होगा, इनका वेतन भी कम रहेगा। किसके तुलना में? इनकी तुलना में। फिर इनका अधिक, फिर इनसे ज़्यादा, फिर ये अधिक, फिर इनसे बड़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते डीजीपी का सबसे ज़्यादा वेतन और सबसे ज़्यादा एरिया उसकी रहेगी डीजीपी, शक्ति भी, पावर भी सबसे ज़्यादा। तो इन सब का क्या स्थिति है? ये पावर क्या क्या बढ़ेगा? शक्ति बढ़ रही है, माने पावर बढ़ रही है। फिर क्या बढ़ रहा है? एरिया बढ़ रहा है। फिर क्या बढ़ रहा है? एरिया, शक्ति, पावर, फिर वेतन भी। देख रहे हैं, शक्ति माने पावर, एरिया, वेतन, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक, अच्छा, अब प्रमोशन, इन सब में प्रमोशन कैसे होता है? जैसे पुलिस कांस्टेबल को अगर हेड कांस्टेबल बनना है तो कैसे प्रमोशन होगा? एक समयबद्ध प्रमोशन है कि हाँ 10 साल पे पहला प्रमोशन, 14 साल पे दूसरा प्रमोशन, फिर 20 पे, 25 पे, ऐसे ही। मैं बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक समयबद्ध प्रमोशन है। अब समयबद्ध प्रमोशन है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए 2 कांस्टेबल हैं, दोनों कांस्टेबल एक साथ नियुक्ति हुई दोनों कांस्टेबलों की। ठीक है, अब एक जो है एकदम मक्कारी करता है, कुछ काम नहीं करता, एक बेचारा दिन भर में काम करता है, लेकिन प्रमोशन दोनों का साथ ही होगा। 10 साल पे दोनों का प्रमोशन हो जाएगा। अब एक मक्कारी कर रहा है, एक बेचारा दिन भर में। एक तरह से कह लीजिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि कोई डायरेक्ट प्रमोशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि एकदम समयबद्ध, टाइम बाउंडेड प्रमोशन है। ठीक है, मैं कोई पुलिस प्रशासन की कोई बुराई हो नहीं बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका मेरा पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें टाइम बाउंडेड हो गया ना कि 10 साल पे पहला, भले एक कांस्टेबल मक्कारी कर रहा है, एक कांस्टेबल दिन भर मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रमोशन दोनों साथ में पाएंगे। ठीक, अब इसी कहानी को, इसी व्यवस्था को आप अकबर कालीन शासन या मनसबदारी व्यवस्था पे हम लागू करते हैं इसी चीज को। ठीक है, तो अब देखिए अकबर कालीन में क्या था? मनसब। अकबर कालीन में क्या था? मनसब। तो मनसब क्या होता था? मनसब का होता है मतलब एक प्रशासनिक पोस्ट, एक प्रशासनिक पोस्ट। ठीक है, प्रशासनिक पोस्ट समझ गए आप भाई? जो ये पोस्ट है वो ये प्रशासनिक पोस्ट हो गई। तो मनसब क्या होता था? तो क्या होता था, कैसे इसमें अकबर कालीन शासन प्रणाली में कैसे हायरार्की डेवलपमेंट था कि कौन कम कौन ज़्यादा कैसे था? जैसे मनसब है पद, तो एक छोटा सा मनसब किसी को मिला, मान लीजिए 10 मनसब है, अब इसके ऊपर मान लीजिए कि 50 मनसब हो गया, इसके ऊपर मान लीजिए कि 100 मनसब हो गया। ठीक, 100 मनसब, 50 मनसब, 10 मनसब। ठीक, अब इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे 500 मनसब। ठीक, इसके ऊपर चले जाइए मान लीजिए 1000 मनसब। ठीक, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाता। और जो जिसका 5000 मनसब, 10,000 मनसब रहता था, वो अकबर के साथ बैठता था, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे डीजीपी हैं तो मुख्यमंत्री के साथ इनका ज़्यादा तालमेल रहता है। इसी प्रकार जिसका मनसब मुगल कालीन व्यवस्था में या अकबर कालीन शासन प्रणाली में 5000 या 10,000 था, वो अकबर के साथ। अब छोटे वाले बेचारे 10 मनसब वाले से देखते थे कि अरे इतनी पावर, इतनी प्रतिष्ठा, तो इनका भी मन करता था कि हम भी साला 1000 मनसब वाले हो जाएं, 15,000 वाले मनसब वाले हो जाएं। ठीक, लेकिन अकबर कालीन
जो प्रशासन प्रणाली थी, जो ये मनसब का जो एक क्राइटेरिया था, इसमें प्रवेश कैसे होता था? सिर्फ केवल सिर्फ किस पे आधार पे? योग्यता के आधार पे। अकबर कालीन शासन प्रणाली में ये मनसब जो बंटते थे, या मनसब जो पाता था, या मनसब मतलब एक तरह से एंट्री, प्रवेश या पदोन्नति, ये दोनों किस पे होती थी? प्रवेश और पदोन्नति किस पे होती थी? सिर्फ योग्यता, केवल योग्यता के आधार पे। और योग्यता में क्या? प्रशासनिक योग्यता भी और सैनिक योग्यता भी। ठीक, आप देखेंगे कि अकबर जो है अपने शासन प्रणाली में सभी लोगों को कुछ ना कुछ मनसब देकर सबको एकीकृत कर दिया था, सभी को। सभी में जैसे अबुल फजल को भी मनसब दिया था, बीरबल को भी मनसब दिया था। अब आप सोचेंगे बीरबल, अबुल, सबको मनसब दिया था, कुछ ना कुछ मनसब देके सबको एकदम इंटीग्रेटेड कर दिया था। आप उसका सुने होंगे, क्या नाम, बीरबल का मैं बताया भी था कि बीरबल अफगान बलूचियों के विद्रोह में मारा गया, वहाँ गया था दबाने। अबुल फजल भी कई बार जाता है युद्ध करने। तो ऐसा नहीं है कि जो साहित्यकार हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको मनसब अकबर ने, सब में प्रशासनिक क्षमता थी, सैनिक क्षमता थी। तो अकबर सबको मनसब दिया था, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो इतिहासकार हो। तो अकबर कालीन शासन प्रणाली में मनसब की दशा ये थी। ठीक, तो अब इसमें प्रवेश करना है या इसमें पदोन्नति, यहाँ पे पदोन्नति देखिए कैसे है, एक समयबद्ध है। यहाँ पे पदोन्नति कैसे है? यहाँ पे पदोन्नति आप देखेंगे कि यहाँ पे पदोन्नति योग्यता के आधार पे है। यानी जैसे कि कोई 10 मनसब वाला व्यक्ति है, ठीक, अब 10 मनसब वाला, तब इसके दिमाग में आएगा कि जो 5,000 का मनसब है जिसके पास, वो अकबर के साथ बैठ रहा है, तो इसके दिमाग में आएगा कि योग्यता, मुझे भी योग्यता दिखानी पड़ेगी। तो योग्यता दिखाने के लिए क्या करेगा? जैसे युद्ध में अगर भेजा गया तो युद्ध में खूब अच्छा प्रदर्शन करके आएगा, तो इसको सीधे 10 से 500 मनसब अकबर दे देगा अगर अच्छा प्रदर्शन किए तो। यहाँ पे मोटिवेशन है, देखिए, एक तरह से कहिए, आपने मेहनत किया तो आपको पद उठा के 10 से सीधे 500 कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं इस पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बुराई नहीं बात कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मोटिवेशन, 10 से सीधे 500 हो गया। क्यों? क्योंकि ये युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया, ये 10 मनसब वाला युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसकी पदोन्नति हो गई 10 से सीधे 500। तो अकबर कालीन व्यवस्था में प्रवेश और पदोन्नति दोनों केवल योग्यता के आधार पर होती थी, ओनली योग्यता के आधार पे। ठीक है, इसमें कोई अप्रोच नहीं चलता था, कोई अप्रोच नहीं, केवल योग्यता के आधार। बिना कि कोई आज जुगाड़ लगा के अब सीधे 1,000 मनसब, ऐसा कुछ नहीं था। चाहे वो कोई हो, उसमें प्रशासनिक और सैनिक क्षमता होगी, उसका योग्यता देखी जाएगी, तब उसको मनसब दिया जाएगा। ये थी अकबर कालीन शासन प्रणाली। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मनसब तो आप समझ गए कि एक प्रशासनिक पोस्ट कैसे था, 10 मनसब, 50 मनसब, हम ये समझ गए। मनसबदार कौन होता था? मनसब तो समझ गए आप कि एक पोस्ट है, तो मनसबदार कौन होगा? किसी व्यक्ति को मनसब दिया गया तो वही व्यक्ति हो गया क्या? मनसबदार। तो मैंने लिखा है मनसब मतलब एक प्रशासनिक पद या पोस्ट, मनसबदार मतलब किसी व्यक्ति को यदि मनसब मिला तो वह मनसबदार कहलाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई कि मनसब और मनसबदारी हो गया। ठीक, अब भाई जब आप मनसब दे दिए तो वेतन भी तो देना पड़ेगा। वेतन कैसे देता था अकबर? दिमाग में आना चाहिए ना कि मैंने नौकरी पर रख दिया किसी को, या किसी को अपने सेना में शामिल कर लिया, तो वेतन भी तो चाहिए, फ्री में थोड़ी कोई रहेगा। तो वेतन देखो कैसे देता था मनसबदार को। जैसे वेतन देखिए आप, ये आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब वेतन देने की क्या कंडीशन थी इसकी? देखिए, वेतन 2 तरीके से देता था अकबर। मनसबदार को वेतन 2 तरीके से देता था। पहला तो था कैश, नगद वेतन। पहला क्या था कि नगद वेतन, चलो कुछ लोगों को नगद वेतन दे देते हैं। ठीक, और दूसरा क्या था? जागीर देता था, जागीर। ये क्या है? नगद वेतन मतलब आप समझिएगा कैश, तो कैश में कुछ नहीं है, कैश अपना दिया, काम खत्म।
नगद वेतन में क्या हो जागीर जो जिस मनसबदार को जागीर से वेतन देता तो उसको एक जागीर मतलब एक भूमि का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। जैसे मैंने आपको इल्तुतमिश जब बताया था तो उसमें मैंने बताया था इक्तादार, इक्ता, और एक आगे फिर मैंने एक अमरम भी बताया था। तो इक्ता और अमरम की तरह ही ये क्या है, जागीर है, माने भूमि का टुकड़ा, छोटा सा भूमि का टुकड़ा। तो ये जब जिस मनसबदार को ये जागीर दी जाती थी उसे कहा जाता था कि आप इसी जागीर से अपना वेतन और खर्चा वर्चा तमाम चीज़ आप इसी जागीर से अपने राज्यों से भू राजस्व वसूल कर अपना आप निकालेंगे। ठीक। और कुछ लोगों को नगद वेतन दिया जाता था, कुछ लोगों को जागीर दे के कहा जाता था कि भैया अपना जागीर से आप अपना वेतन वेतन निकालिए, भू राजस्व वसूलिए, अपना वेतन जो भी खर्चा पानी है निकालिए। तो जो मनसबदार थे अकबरकालीन, उनको दो प्रकार से वेतन, एक तो नगद वेतन, दूसरा जागीर देकर। ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, तो जागीर देकर यानी कि जिस व्यक्ति को जागीर दी गई या जिसको भी जागीर दी गई वो क्या कहलाएगा, जागीरदार, यानी जागीर वाला। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जागीर का मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा और जागीरदार का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को जागीर मिले तो वह जागीरदार कहलाएगा। ठीक। तो जागीर भी आपको समझ में आ गई होगी, जागीरदार भी समझ में आ गया होगा। ये जागीर और जागीरदार हैं क्या, एक तरह से कहिए कि वेतन के लिए सारा सिस्टम बनाया गया कि किसी व्यक्ति को जागीर दे दी गई और बोला गया कि आप उसी से जो है अपना वेतन और खर्चा पानी जो भी निकालिए। जागीर मतलब भूमि का छोटा सा टुकड़ा, उसी से रेवेन्यू भू राजस्व वसूल कर अपना वेतन निकालिए। ठीक। अब देखिए, अब इसी में स्टेट कमीशन हो या कोई एसएससी हो या जो भी हो, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बड़ा वो इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे दे देंगे मैंने आपको ये भी बताया, मनसबदार भी बता दिया, मनसबदार क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, दो ऑप्शन देंगे आप, मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। पहला, कुछ मनसबदार, मैं लिख दे रहा हूँ, नोट भी कर लीजिएगा। कुछ मनसबदार जागीरदार, कुछ मनसबदार जागीरदार, इसको मैं थोड़ा सा, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ। कुछ मनसबदार जागीरदार थे, कुछ मनसबदार जागीरदार थे, लेकिन सभी मनसबदार, ठीक, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं है। पहला। दूसरा मैं लिख रहा हूं, सभी जागीरदार, अब आप वीडियो को पॉज करना, सभी जागीरदार मनसबदार होंगे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। ये मैंने लिखा, दो ऑप्शन मैंने दिया। अब वही पूछ देगा, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, दोनों, एक और दोनों, कोई नहीं, ऐसा दे देगा ऑप्शन में। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बताने के लिए तो मैंने बता दिया कि मनसबदार जागीरदार होता क्या है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कुछ मनसबदार जागीरदार थे लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। दूसरा, सभी जागीरदार मनसबदार होंगे लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। क्या मतलब है इसका? अब मैंने देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाया हूं। तो मनसबदार, ये देखिए, ये बड़ा वाला गोला किसका है? मनसबदार का है। ये छोटा वाला गोला जागीरदार का है। तो बड़े वाले गोले में ही छोटा वाला गोला है। तो जब छोटा वाला गोला इस बड़े वाले गोले में है तो ये छोटा वाला गोला टोटल बड़े वाले में है, तो कहेंगे आप कि ये जागीरदार टोटल मनसबदार हैं,
हो सकते हैं ना। तो देखिए अब सभी जागीरदार मनसबदार होंगे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। उल्टा हो गया, इसी का उल्टा मैंने कर दिया। समझ में आई बात? तो इसी में से इसी बड़े गोले में से ही कुछ लोग जो हैं जागीरदार हैं, माने इस बड़े गोले में मनसबदार हैं। तो इन्हीं मनसबदार बड़े यानी बड़ा गोला में ही छोटा गोला है, छोटा गोले में जागीरदार हैं। तो कुछ मनसबदार जागीरदार होंगे, लेकिन सभी जागीरदार मनसबदार होंगे नहीं होंगे। वीडियो पॉज करके सोचिएगा। तो जो मैंने लिखा है कि कुछ मनसबदार जागीरदार थे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे, और सभी जागीरदार मनसबदार होंगे, ठीक, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। सभी, अब देखिए पहला देखिए ना, कुछ मनसबदार जागीरदार थे, तो ये जागीरदार जो है मनसबदार हैं, तो कुछ मनसबदार ये क्या हो गए, जागीरदार हो गए, ठीक। लेकिन सभी मनसबदार, ये सभी मनसबदार मतलब ये पूरा बड़ा गोला जागीरदार होगा भाई? बड़ा गोला छोटे गोले में तो है नहीं, तो सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। दूसरा देखिए, सभी जागीरदार मनसबदार होंगे। अब सभी जागीरदार यानी कि छोटा गोला ही बड़े गोले के अंदर है, तो सभी जागीरदार हो जाएंगे। तो सभी जागीरदार मनसबदार होंगे, लेकिन सभी मनसबदार, ये सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होंगे। इसका जस्ट उल्टा कि सभी जागीरदार मनसबदार होंगे, सभी जागीरदार क्या होंगे, मनसबदार होंगे। तो ये इसको ऐसे ही समझना है। तो मनसब समझ गए आप, मनसबदार समझ गए, जागीर समझ गए, जागीरदार समझ गए। ये क्यों हुआ? वेतन देने के लिए और प्रशासनिक पोस्ट बनाया गया। तो यही है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। मनसब एक प्रशासनिक पोस्ट है, और जो उस पोस्ट को धारण करता है वो मनसबदार हो जाता है। जागीर एक भूमि का टुकड़ा है, और जो उस जागीर को पाता है वो जागीरदार हो जाता है। इस जागीर का डेवलपमेंट क्यों किया गया? वेतन को निर्धारित करने के लिए, वेतन देने के लिए। वेतन दो प्रकार से दिया जाता था, एक नगद वेतन, एक जागीर देकर। तो इतना तो आपको अब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मनसबदार वेतन दो तरीके से, एक नगद वेतन, दूसरा का जागीर द्वारा या भूमि का टुकड़ा, इक्ता तथा अमरम की तरह। इक्ता तथा अमरम की तरह का मतलब, इक्ता प्रणाली मैंने आपको बताई थी इल्तुतमिश के समय, जाके देखिएगा, सेम है। इक्ता भी वही है, भूमि का टुकड़ा है, अमरम भी वही भूमि का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये लगभग उसी तरह है, जागीर, इक्ता, अमरम लगभग सेम ही है, ठीक है, बस नाम चेंज है। तो अब देखिए, इतना तो समझ में आया। अच्छा, मनसब में दो चीज़ें और थीं, मनसब में दो चीज़ें और थीं, वो क्या थी थोड़ा उसको समझिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मनसब में, मैं बता रहा हूँ, मनसब में दो चीज़ें और थीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो, उसको समझ लेंगे आप तो और क्लैरिटी आएगी मनसब में। देखिए, मनसब में दो चीज़ें और थीं मनसब में। पहला, अच्छा थोड़ा सा पहले इसको भी मैं समझा। तो अकबर के समय, आप क्वेश्चन देखिए, जितना मैंने बताया उतना समझिए। अकबर के समय मैंने बताया ना किसकी शुरुआत हुई, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई, तो अकबर के समय हुई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से प्रभावित थी, किस प्रेरणा से ली गई थी, तो मंगोलों से ली गई थी, ठीक है। ये हो गया, मंगोलों में भी दशमलव पद्धति से विकसित हुआ था, ठीक है। अब जब अकबर के समय तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, लेकिन अकबर के बाद क्या होता है, जहांगीर इसमें क्या चेंजेस लाता है, फिर शाहजहां क्या चेंजेस लाता है, फिर औरंगजेब क्या चेंजेस लाता है इस मनसबदारी व्यवस्था में, उसी चेंजेस को समझने के लिए मनसब में कुछ चीज़ें और आपको समझनी पड़ेंगी, तब इसको हम समझाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो मनसब में दो चीज़ें होती थी, मनसब में दो चीज़ें होती थी, एक होता था जात, एक होता था सवार, जात और सवार, ठीक। जात का मतलब हो गया रैंक, सवार का मतलब हो गया घुड़सवारों की संख्या, घुड़
सवारों की संख्या या घोड़ों की संख्या। ठीक, तो मनसब अगर मैंने बोला कि 10 मनसब, तो मतलब हो गया कि उसका कुछ रैंक होगा और उसके पास कुछ घोड़ों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या होगी। ठीक, तो मान लीजिए कि 1000 का मनसब किसी के पास है, उस समय 1000 का मनसब है, तो उसका कुछ रैंक होगा, उसके पास कुछ घोड़ों की संख्या होगी। तो इसको भी हम लोग मान ही लेते हैं कि मान लीजिए उसका रैंक था 1000 मनसब वाले का रैंक 1000 है और रैंक 1000 है, तो मान लीजिए घोड़ों की संख्या भी 1000 है। हालांकि ऐसा नहीं था कि 1000 रैंक है तो 1000 घोड़े हैं। मैंने माना है कि चलो ठीक है, 1000 रैंक है तो उसके घोड़सवारों की संख्या 1000 है। ठीक है, तो अब इसमें भी कम्प्लेक्सिटी थी कि 500 मनसब में कितना रैंक होगा, फिर उसमें घोड़ों की संख्या क्या होगी, ये इसमें कम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा है वो। तो उसमें वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है नहीं कि पूरा मैं उठाऊँ कि 500 मनसब में क्या था, 600 मनसब में क्या था, 5000 मनसब में रैंक कितनी होती थी, घुड़सवारों की संख्या कितनी होती थी। ये फालतू क्वेश्चन, इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत जानकारी आपको चाहिए तो यूट्यूब पे या कहीं भी कोई किताब उठा के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। कॉम्प्लेक्सिटी है और उसमें आता भी नहीं है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है वो। ठीक है, तो ये मनसब में जात और सवार होते थे, ये समझ में आया। अब आइए हम, ये अकबर कालीन मैंने बताया। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि जहांगीर के समय क्या इस मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने क्या चेंजेज लाए। अकबर क्या करता था, अकबर ने, मैंने बताया ना कि अकबर योग्यता के आधार पे ही मनसब प्रदान करता था। योग्यता के आधार पे, कोई अप्रोच नहीं कि कोई जुगाड़ लगा के आया बन गया, योग्यता के आधार पे। अच्छा, पदोन्नति भी योग्यता के आधार पे देता था। कैसे? कोई गया भाई, अच्छा प्रदर्शन किया युद्ध में, तो उसको 50 से 500 मनसब उठा के दे दिया। 50 मनसब था, 500 मनसब कर दिया। तो सारी चीज सिर्फ योग्यता के आधार पे थी अकबर काल में। और इस मनसबदारी व्यवस्था का या मुगल सेना का पूरे भारत में कोई लोहा नहीं ले पाता था। इतनी अच्छी, इतनी सिस्टमेटिक मनसबदारी व्यवस्था थी। तो आगे कैसे मनसबदारी कैसे समाप्त होगी, कैसे धीरे धीरे इसमें पतन, कैसे मुगल साम्राज्यों का पतन कैसे तब होगा जब इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। प्रशासन में मुगलों की सेना में मनसबदारी व्यवस्था की तरह से कहीं मुगल की सेना मनसबदारी व्यवस्था पूरे भारत में किसी की नहीं थी। एकदम लोहा कोई नहीं ले पाता, इतनी जबरदस्त सेना थी अकबर के समय। तो ये कैसे कोलैप्स करेगी, कैसे डिटोरिएट होगी मनसबदारी व्यवस्था, ये जहांगीर के काल से ही चालू होता है। कैसे? देखिए, अकबर क्या किया कि सारा सिस्टम योग्यता के आधार पे किया था। कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं, और सभी लोगों को कुछ ना कुछ मनसब दिया था। चाहे वो गाने वाले हों, चाहे बजाने वाले हों, चाहे नाचने वाले हों, सबको कुछ ना कुछ मनसब। जहांगीर क्या करता है कि कुछ प्रणाली, नई डेवलपमेंट, इसी में कुछ चेंजेज लाता है। उसी चेंजेस को समझने के लिए ये मैंने बताया कि मनसब में जात और सवार होते थे। तो चेंजेस क्या लाया कि द्विअस्पा प्रणाली लाया और सिंह अस्पा प्रणाली लाया। ये क्या है, इसको थोड़ा आइए देखते हैं। अब जैसे यही समझ लेंगे, द्विअस्पा त्रिअस्पा। मान लीजिए कि किसी को मनसब 1000 का मनसब दिया गया। ठीक, अब मान लीजिए कि उसका रैंक है 1000, जात उसका 1000 है और सवार मतलब घुड़सवारों की संख्या 1000 है। मान लीजिए, सब मानना, ठीक है। 1000 मनसब दिया गया है किसी व्यक्ति को, 1000 उसका जात है और 1000 घुड़सवारों की संख्या है। अब जब ये अकबर के समय की मान लीजिए स्थिति है, ठीक। अब जब जहांगीर आएगा अकबर के बाद, तो इसमें क्या चेंजेस लाएगा, इसी में क्या चेंज करेगा, माने इसी मनसबदारी व्यवस्था में क्या चेंज करेगा। क्या करेगा वो? कहेगा ये क्या करेगा, इसमें द्विअस्पा प्रणाली, सिंहस्पा प्रणाली, दो सिस्टम और रेल आता है उसमें, द्विअस्पा और सिंहस्पा। तो द्विअस्पा क्या है? द्विअस्पा मतलब दो, यानी कि इसी मनसब में वो क्या जोड़ देता है, इसी मनसब में द्विअस्पा जोड़ देता है। इसी मनसब में द्विअस्पा, यानी कि 1000 मनसब द्विअस्पा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी रैंक तो वही वाली रहेगी
जब ये दुअस्पा नहीं जुड़ा था तो रैंक 1000 थी, तो 1000 रहेगी, चाहे जुड़े या ना जुड़े। ठीक है, तो दुअस्पा जोड़ने के बाद भी रैंक तो आपकी 1000 रहेगी, लेकिन घुड़सवारों की संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहीं 1000 मनसब में जोड़ दिया सिंह अस्पा, तो घुड़सवारों की संख्या 3 गुनी करनी पड़ेगी। अब देखिए, जब दुअस्पा सिंह अस्पा नहीं था, तब घुड़सवारों की संख्या लगभग कोई एक तरह से बर्डन नहीं था। तब एकदम शुद्ध अरबी वाले घोड़े, शुद्ध अरबी जो बड़े लंबे चौड़े हैवी घोड़े थे, उनका यूज होता था। लेकिन अब जहांगीर क्या करेगा कि ये दुअस्पा सिंह अस्पा ला के एक बर्डन ला देगा। अब 1000 मनसब वाले में दुअस्पा जोड़ दिया। अब दुअस्पा जोड़ दिया तो भाई उनको एकदम मजबूरी में अब बढ़ाना पड़ेगा, सैनिक दुगना करना पड़ेगा घुड़सवारों की संख्या। अब जब घुड़सवारों की संख्या दुगना करना पड़ेगा तो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतने शुद्ध अरबी अब बहुत अच्छे घोड़े, कहाँ से लाएंगे। तो ये क्या करेंगे कि यही जो भारतीय खच्चर और टट्टू हैं, इनको आके जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं बात, भारतीय खच्चर और टट्टू को लाकर अपने इसमें जोड़ लेंगे। अब सिंह अस्पा जोड़ दिया किसी के साथ, अब उसको 3 गुना करना है, उसके ऊपर और बर्डन, तो क्वालिटी फिर भारतीय खच्चर की संख्या और बढ़ जाएगी। अब क्वालिटी गिरने लगी, क्वालिटी गिर रही, देख रहे हैं घोड़ों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या बढ़ा तो रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है। भारतीय खच्चर और टट्टू घुस रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो गया ना। किसी की औकात है 5 घोड़े रखने की, अब उसको कहेंगे 50 रखिए, तो बेचारा क्या करेगा, गधा उधा खच्चर टट्टू फट्टू लाएगा भारतीय खच्चर टट्टू। तो स्थिति एकदम डैमेज होने लगी। लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आई, किसको, जहांगीर को। ठीक है, तो अब देखिए जहांगीर ने ये किया, तो सिंह अस्पा दुअस्पा यही है कि मनसब में दुअस्पा जोड़ दिया तो घुड़सवारों की संख्या दुगनी करनी पड़ेगी जितना भी है। अगर सिंह अस्पा कर दिया तो घुड़सवारों की संख्या 3 गुनी करनी पड़ेगी, ये रैंक उतना ही रहेगा। यही है दुअस्पा, यानी कि दुअस्पा का मतलब है कि रैंक स्थिर रहेगी लेकिन घुड़सवारों की संख्या दुगनी करनी पड़ेगी। सिंह अस्पा का अर्थ है रैंक स्थिर रहेगी लेकिन घुड़सवारों की संख्या 3 गुनी करनी पड़ेगी। ये है दुअस्पा सिंह अस्पा। ठीक, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दुअस्पा सिंह अस्पा पढ़ा लिया, आप समझ गए। ठीक, शाहजहां ने इसके बाद क्या चेंजेज लाए, जहांगीर ने तो ये चेंजेज लाए, शाहजहां ने क्या चेंजेज लाए। देखिए शाहजहां ने क्या किया कि मासिक वेतन की शुरुआत कर दी। पहले वेतन कैसा, वार्षिक वेतन मिलता था, अकबर ने वार्षिक वेतन डिसाइड किया था। लेकिन अब ये मासिक वेतन, अच्छा मासिक वेतन का मतलब यहाँ पे 1 महीने 2 महीने नहीं है कि 1 महीने पे वेतन, हर महीने वेतन नहीं। इस मासिक वेतन का मतलब उस समय था कि 6 महीने पे, 9 महीने पे, इस तरह से था। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब औरंगजेब क्या करता है। औरंगजेब तो इतना मनसब बांट देता है, इतना मनसब बांट देता है कि उतनी जागीरें नहीं थी, जागीर कम पड़ जाती है। और ये इसी से जब जागीर कम पड़ जाती है तो जो जमा और हासिल का जो घटाव होता है, या जमा और हासिल का जो आपस में अंतर आता है, वो बढ़ता जाता है, यानी बर्डन हो गया। और यहीं से धीरे धीरे मनसबदारी व्यवस्था क्राइसिस होने लगती है, डिटोरिएट होने लगती है। तो ये लोग चेंजेज ला रहे हैं। अब देखिए डिटोरिएट कैसे होगी, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था कोलैप्स कैसे करेगी। अकबर ने क्या किया कि सारा सिस्टम क्या कर दिया, मुगलों में जितनी भी सेना रखनी है, मनसब देना है, केवल उसी को दूंगा मैं, किसको, जिसको योग्यता जो अपना सिद्ध करे। योग्यता में भी क्या, प्रशासनिक योग्यता और सैनिक योग्यता, एकदम ईमानदारी से अकबर ने किया। ठीक, अब जहांगीर आएंगे तो जहांगीर क्या करेंगे, एक तो पहला काम तो ये करेंगे कि दुअस्पा सिंह अस्पा लगा देंगे। तो दुअस्पा सिंह अस्पा से क्या होगा कि मनसबदार पे एक बर्डन आने लगेगा कि घुड़सवारों की संख्या हमको बढ़ानी है। तो फिर मुगलों की सेना में भारतीय खच्चर और टट्टू आने लगेंगे, जो कि सेना क्या होगी, कमजोर होगी। बर्डन आ जाएगा ना भाई, 2 से 2 गुना 3 गुना ऐसा कर रहा है। पहला तो दूसरी बात है कि पहले तो
10 मनसब हो या कोई हो, कोई सैनिक हो, उसको ये एक प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, योग्यता क्या था, अगर मैं मेहनत करूँगा, अगर मैं युद्ध जीतूँगा, युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करूँगा, तो मेरी 10 से सीधे 500 मनसब हो जाएगा। अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी? जहांगीर के समय क्यों खत्म होगी? क्योंकि जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ये क्या करती हैं कि अपने भाई को, अपने पिताजी को डायरेक्ट 5-5 हज़ार मनसब, 10-10 हज़ार मनसब का सीधे दे देती हैं। न कोई योग्यता, न कुछ। एतमादुद्दौला को देती हैं, अपने पिता को, तो ये मनसब दे देती हैं। अब सैनिकों को ये लगेगा कि जब जुगाड़ से ही काम हो रहा है, तो अच्छा एक काम करो कि नूरजहां को ही पटा लो और सीधे जो है डायरेक्ट 10 से सीधे 500। क्या जरूरत है युद्ध करने की, क्या प्रदर्शन करने की? जुगाड़, सीधे अप्रोच लगाओ नूरजहां से। तो लोग क्या करते हैं, अप्रोच लगा, तो उनकी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जहांगीर से, नूरजहां से अप्रोच लगाने लगते हैं। तो यहाँ भी सिस्टम, एक तो यहाँ गड़बड़ी हो रही है, दूसरी गड़बड़ी सेना में, ये घुड़सवारों की संख्या में। वहाँ भारतीय खच्चर टट्टू पहुँच गए हैं, यहाँ पे जुगाड़ भी लग रहा है, पूर्वज भी हो लगाया जा रहा है नूरजहां के यहाँ। ठीक। और आगे तब तक ये क्या करेंगे शाहजहां की मासिक वेतन की शुरुआत कर देंगे। फिर औरंगजेब इतना मनसब बांट देंगे कि साला वही स्थिति ये हो जाएगी कि जागीरें नहीं रहेगी, उतना इतना मनसब बांट देंगे। तो जमा और हासिल का जो जो वो है, वो बढ़ता जाएगा, अंतर, जमा और हासिल का अंतर बढ़ता जाएगा। तो धीरे 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 क्या होगा, मनसबदारी व्यवस्था कोलैप्स करेगी। और फिर धीरे धीरे औरंगजेब के मरने के बाद मुगल काल समाप्त हो जाएगा, या मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा। इतनी अच्छी व्यवस्था ये लोग क्या कर दिए, चौपट कर दिए। समझ रहे हैं बात? तो ये है आपका मनसबदारी व्यवस्था। इसमें देखिए मैंने यहाँ सब लिखा है, घुड़सवार या मनसब में जात और सवार, घुड़सवारों या घोड़ों की संख्या, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा है। और मैंने सारी चीज़ें आपको समझा भी दी कि मुगल साम्राज्य का पतन में एक प्रमुख कारण मनसबदारी व्यवस्था का विघटन भी है, क्राइसिस भी है, मनसबदारी क्राइसिस भी है। इतिहासकार इसको भी लेते हैं कि मुगल काल का साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसमें एक मुख्य कारण ये भी है, मनसबदारी क्राइसिस। मनसबदारी क्राइसिस एक तो नूरजहां करती हैं, अप्रोच से सब जुगाड़ लगाने लगते हैं, सैनिक कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता है। ठीक। दूसरा इधर भारतीय खच्चर टट्टू आ गए, बर्डन ठोंक दिया गया सैनिकों पे। तो ऐसे करके मनसबदारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। फिर धीरे 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 औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब तो इतना मनसब बांट देते हैं कि उतनी जागीरें नहीं थी, वेतन कहाँ से मिलेगा? तो जमा और हासिल का जो ये माइनस करके निकाला गया, जमा माइनस हासिल, वो बढ़ता जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो इस धीरे धीरे मनसबदारी व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी और आ जाएगा उत्तर मुगल काल। मुगल काल का साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो औरंगजेब के बाद, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। माने औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, जिसको लेटर मुगल पीरियड कहते हैं। तो मुगल साम्राज्य में अंतिम शासक कौन है? कौन है अंतिम शासक? वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा, पहले लेक्चर में मैंने बताया था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 के बाद ही क्या स्टार्ट होता है, उत्तर मुगल काल। ठीक है। लेकिन उत्तर मुगल काल, अगला चैप्टर जहाँ आपको पता ही चल गया होगा, अगला चैप्टर क्या है, उत्तर मुगल काल है। तो मुगल काल हमारा आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। मनसबदारी व्यवस्था भी समाप्त हो गई। ठीक है। तो अब हम लोग क्या किया जाए, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप नोट कर लीजिएगा जितना मैंने बताया है। ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग उत्तर मुगल काल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को सुनिए ध्यान से, फिर जो भी मैंने लिखा है उसको नोट कर लीजिए। ठीक। इसके बाद आँख बंद करके चिंतन मनन करिए, हाँ मनसब ये है, मनसबदारी ये है, अकबर ने क्या किया, फिर उसमें जहांगीर ने क्या परिवर्तन किया, फिर शाहजहां ने क्या किया, फिर औरंगजेब ने, ऐसे चिंतन मनन करिए बैठ के। ठीक है। ऐसे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो
अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।